जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम लोग लेके आ गए हैं अपने फुल सिलेबस टेस्ट नंबर 41 का डिस्कशन। मैं यानी संजीव भाटिया आपको फर्स्ट 23 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। हमारे डॉक्टर एसपी सिंह सर के इस मिशन के साथ अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। आइए बच्चों आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने आ रहा है क्वेश्चन नंबर 46। अ मेटल क्लोराइड कंटेन 55% ऑफ क्लोरीन, यानी कि क्लोरीन का परसेंटेज दिया गया है 55%। अब जो जो हमको दिया गया पहले हम लोग वो नोट करेंगे। बाय वेट 50% बाय वेट 100 ml ऑफ वेपर ऑफ मेटल क्लोराइड। अब मेटल क्लोराइड मान लिया कि MClX है और इसका वॉल्यूम मुझे दिया गया है STP पे 100 ml। 100 ml इसका मुझे वॉल्यूम दिया गया है और साथ में कह रहा है वेट 0.57 ग्राम है। तो वेट हमारा MClX का 0.57 ग्राम है। आगे मुझसे कह रहा है मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द मेटल क्लोराइड क्या होगा। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हमको निकालना है। तो चलिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास। मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए हमें x की वैल्यू पता होनी चाहिए। x यानी Cl की एटॉमिसिटी इन मेटल क्लोराइड, क्योंकि देखो क्लोरीन की जो वैलेंसी होती है या चार्ज होता है वो 1 होता है, तो M के नीचे 1 आएगा। M की जो वैलेंसी होगी वो Cl के नीचे आएगी, तो हमारा फॉर्मूला MClX बनेगा। अब अगर हम x निकाल ले तो हमें फॉर्मूला पता चल जाएगा। तो हम लोग इसमें x निकालने के लिए देखो मुझे Cl का परसेंटेज पता है और परसेंटेज वाला एक फॉर्मूला हम लोग बाय वेट जानते हैं। क्या फॉर्मूला होता है? परसेंटेज इक्वल टू होता है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, एटॉमिक मास इनटू वैलेंसी या एटॉमिसिटी इनटू 100 अपॉन मोलर मास, मॉलिक्यूलर वेट। अब यहाँ पर देखिए अगर हमको Cl का परसेंटेज पता है, Cl का एटॉमिक वेट 35.5 पता है, x हमको Cl की निकालनी है, यानी 1 मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम्स ऑफ Cl 100 वैल्यू पता ही है, और मॉलिक्यूलर वेट अगर हमें पता चल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो हम मोल कॉन्सेप्ट के हिसाब से एक फॉर्मूला जानते हैं, W/m इक्वल टू V/Vm फॉर एनी वेपर और गैस एट STP। ये फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। अब W मेरा वेट है तो यहाँ पे हम लोग ने रख दिया 0.57 और वॉल्यूम मोलर मास हमको निकालना है, इसको MW हम लिख लेते हैं, मॉलिक्यूलर वेट। वॉल्यूम मेरा 100 ml है, क्योंकि ml है इसलिए Vm यानी 1 मोल गैस का STP वॉल्यूम 22,400 लगाएंगे, 22,400। इस तरीके से जो मेरा मॉलिक्यूलर वेट निकल के आएगा जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 20 हमने यहाँ पे कैंसिल कर दिए। 224 का 0.57 में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर हम 224 का 0.57 में मल्टीप्लाई करते हैं, 224 मल्टीप्लाई बाय 0.57, तो भाई साहब 127.68 आ रहा, 127.68 ले आए। अब परसेंटेज रखिए सर, परसेंटेज 55% था, 55% रखा। एटॉमिक वेट Cl का 35.5 होता, दिया भी है 35.5 म्यू, तो ये 35.5 रख दिया। x की वैल्यू हमको निकालनी है 100 और मोलर मास जो अभी अभी हम लोग ने निकाला है 127.68। अब इसको हम लोग रीअरेंज करके x की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 127.68 मल्टीप्लाई बाय 55 डिवाइड बाय 35.5 एंड डिवाइड बाय 100। ये आ रहा 1.978। 1.978 को हम अप्रॉक्सीमेट 2 मान लेते हैं। इस तरीके से जो हमारा करेक्ट फॉर्मूला आ जाएगा वो करेक्ट फॉर्मूला बच्चा आ जाएगा MCl2। ये MCl2 जिस ऑप्शन में होगा वो ऑप्शन सही माना जाएगा, और ये थर्ड ऑप्शन में दिख रहा है, इसलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 के थर्ड ऑप्शन के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 47, जहाँ पे हमारा मैच द फॉलोइंग का एक क्वेश्चन है और हमें प्रोपेनामाइन और एन मेथाइल एथेनामाइन दिया है और आइसोमेरिज्म देखनी है। तो प्रोपेनामाइन क्या है, 1 2 3 और NH2, ये प्रोपेनामाइन है, ये प्राइमरी एमीन है या 1 डिग्री एमीन है। और फिर हमारे पास आ गया है एन मेथाइल, यानी कि NH लेंगे हम लोग और इसमें एक मेथाइल जुड़ा हुआ, एथेनामाइन, एथेनामाइन। तो ये हमारा जो NH आ गया, इसका सेंस है कि ये हमारा एक 2 डिग्री, ये हमारा 1 डिग्री है और ये हमारा 2 डिग्री है। और 1 डिग्री और 2 डिग्री में आप डिफरेंस समझ जाइए, ये दोनों एक दूसरे के फंक्शन ग्रुप आइसोमर होंगे। तो फंक्शन ग्रुप आइसोमेरिज्म कहाँ मिल रही है, ए की थर्ड मिल रहा, तो ए का हमने थर्ड ले लिया। अब देख लेते हैं कहीं एक ही ऑप्शन में ए का थर्ड तो नहीं है, दो ऑप्शन में ए का थर्ड है। अब आया हेक्सेन 2 ओन एंड हेक्सेन 3 ओन, तो 1 2 3 4 5 6। अब एक ये बन गया हेक्सेन 2 ओन, 1 2 3 4 5 6। एक बन गया हेक्सेन 3 ओन। अब इसमें देखो यहाँ पे फंक्शन ग्रुप के एक साइड लेफ्ट साइड मेथाइल ग्रुप है, इसमें फंक्शन ग्रुप के लेफ्ट साइड एथाइल ग्रुप है, यानी इसमें मेटामेरिज्म की पॉसिबिलिटी है। कुछ बच्चे ये कहेंगे कि सर हेक्सेनोन 2 और हेक्सेनोन 3 में तो पोजीशन आइसोमेरिज्म भी लग सकती है। हाँ, पॉसिबिलिटी इसमें पोजीशन आइसोमेरिज्म की भी है और यहाँ पोजीशन भी दिया हुआ और यहाँ मेटामर्स भी दिया। तो हम अभी इसको होल्ड कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं और दूसरे से निकालते हैं, दूसरे किसी मैच द फॉलोइंग से आइडिया लेंगे कि इसमें हमें पोजीशन आइसोमेरिज्म करनी चाहिए या इसमें हमें मेटामेरिज्म करनी चाहिए। और इस तरीके से अगर फंक्शन ग्रुप के दोनों तरफ साइड बाय साइड एल्काइल ग्रुप अलग अलग हों तो पोजीशन की जगह मेटामेरिज्म को प्रीफर करते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं आगे हमें मिल जाएगा। अब देखो डी में ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल मिल रहा है, तो ये तो पक्का ही पक्का पोजीशन आइसोमेरिज्म है, इसमें और कोई आइसोमेरिज्म नहीं रहेगी। तो ये हमारा बन गया है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, जिसको हम लोग 2 नाइट्रोफिनॉल भी कह सकते हैं। ये 2 नाइट्रो है, सेकंड पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप है। और पैरा नाइट्रोफिनॉल 4 नाइट्रो है, इसमें 4th पोजीशन पे NO2 ग्रुप है, 4th पोजीशन पे NO2 ग्रुप है पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो ये पोजीशन आइसोमर हो जाएगा, तो डी का सेकंड हो जाएगा। अब डी का सेकंड अभी 2 ऑप्शन हमारे हो सकते हैं, फर्स्ट भी नहीं हो पाएगा और हमारा 4th भी नहीं हो पाएगा। तो अब हेक्सेन 2 ओन और हेक्सेन 3 ओन तो सिंपल सी बात है कि यही मेटामर्स होंगे, तो बी का फर्स्ट हो जाएगा। सो बी का फर्स्ट उस हिसाब से देखा जाए तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर एक और बचा, उसको भी देख लेते हैं। तो एथेनामाइड, अब एथेनामाइड की बात करें तो ये देखिए 1 2 ऐसा करके ओपन पूरा लिख लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O NH और H, ये हमारे पास आ गया। अब अगर हमारे पास C डबल बॉन्ड O या फिर C ट्रिपल बॉन्ड N या C इस तरीके के जो भी हमारे C डबल बॉन्ड O, C ट्रिपल बॉन्ड N या N डबल बॉन्ड O, इनके अल्फा एटम पे अगर हाइड्रोजन है फ्रीली मूवेबल, तो ऐसे में टॉटोमेरिज्म लगने की संभावना होती है। तो ये C डबल बॉन्ड O का अल्फा एटम नाइट्रोजन है और इसके पास अल्फा H मौजूद है, तो यहाँ पे टॉटोमेरिज्म लगाएंगे हम लोग। तो टॉटोमेरिज्म लगाते समय ये डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा और ये वाला H इस O पे जाके जुड़ जाएगा। तो अपन लोगों को क्या मिल जाएगा, CH3 COH डबल बॉन्ड NH, ये एक इमीन मिल गया और हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ इमीन मिल गया। तो एथेनामाइड एंड हाइड्रोक्सी इथेनमाइन, तो इमीन मिल गया है या ये दोनों टॉटोमेरिन शो करेंगे, तो इसलिए सी का ऑप्शन 4th होगा। इस तरीके से देखा जाए तो सी का ऑप्शन 4th है, तो हमारा ओवरऑल सही ऑप्शन 2nd हो जाएगा। द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रियोरिटी ऑफ फंक्शन ग्रुप इन नेमिंग, तो प्रियोरिटी चलिए मिलाते हैं, कार्बोक्सिलिक सबसे ज़्यादा, ठीक है, फिर एमाइड, फिर आपका ये आ गया
कार्बोनिल क्लोराइड, तो कार्बोनिल क्लोराइड की प्योरिटी ज़्यादा होती है एमाइड से। ये यहाँ होना चाहिए, इसलिए ये गलत हो गया। SO3 है सल्फोनिक, सबसे बेस्ट है। फिर कार्बोनिल क्लोराइड हो गया, या एल्केनोइल हैलाइड, एल्केनोइल क्लोराइड से ज़्यादा, फिर एमाइड उससे कम और साइनाइड सबसे कम। तो ये सेकेंड पीरियोरिटी ऑर्डर सबसे सही है। अगर हम लोग थर्ड वाले को बात करें तो ईस्टर का एल्केनोइल हैलाइड से ज़्यादा होता है और इसका एमाइड NH2 से ज़्यादा होता है, लेकिन ये CO लिख दिया। CO मतलब यहाँ पे कुछ दिखाया नहीं है। अगर हम इसको कीटो भी माने तो कीटो NH2 से ज़्यादा होगा। तो CO मतलब कीटो, या फिर आप एल्डिहाइडिक ग्रुप भी मान सकते हैं इसको। तो एल्डिहाइडिक ग्रुप माने या फिर कीटो ग्रुप माने तो ये NH2 से ज़्यादा होना चाहिए। कोई भी अकेला CO NH2 से कम नहीं होगा। सो इस तरीके से ये बात गलत हो गई है। और यहाँ पे COH सबसे ज़्यादा, फिर COR उससे कम, फिर CONH2 पहले आ गया, जबकि COCl को पहले आना चाहिए था। इसलिए हमारा सेकंड ऑप्शन बेस्ट चॉइस होगा। एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन आया हमारे सामने, तो देखिए ये एक रिएक्शन दी गई है। इस रिएक्शन में मुझे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन और प्रेशर गिवन है और मुझसे सेल पोटेंशियल मांगा गया है। तो सेल पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। नस्ट इक्वेशन का E इक्वल टू E0 माइनस 0.0591 अपॉन N लॉग, और फिर यहाँ पे आ जाएगा प्रोडक्ट का एक्टिव मास अपॉन रिएक्टेंट का एक्टिव मास। अब प्रोडक्ट के अगर कोई स्टाइक्योमेट्रिक नंबर हैं तो वो X हो सकता है, ये Y हो सकता है। अब हम लोग यहाँ पे इन इसके अकॉर्डिंग भरते हैं। चलिए, तो हमने यहाँ पे E लिया है, E0 लिया है। अभी पहले हम प्रोडक्ट रिएक्टेंट भर लेते हैं 0.0591, और N की जगह पर देखो यहाँ पर Fe की ऑक्सीडेशन नंबर 0 है और यहाँ पर Fe की ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। तो यहाँ चेंज 2 का आ रहा है। एक Fe 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, लेकिन 2 मोल Fe हैं तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा, इसलिए N बराबर 4 होगा। तो यहाँ पे 4 लिख देंगे लॉग। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रोडक्ट में क्या है, Fe2+ का सॉल्यूशन है, तो Fe2+ की मोलर कंसंट्रेशन की पावर 2 होगी, क्योंकि यहाँ पर स्टाइक्योमेट्रिक नंबर 2 है। और हाइड्रोजन का ये वाटर बना है जो लिक्विड स्टेट में है, तो लिक्विड का, प्योर लिक्विड का हम यूनिटी मानेंगे, मोलारिटी। और ये Fe सॉलिड है, सॉलिड का भी हम लोग यूनिटी मानेंगे, एक्टिव मास। और जो O2 है ये गैस है, तो इसका प्रेशर लेंगे, प्रेशर ऑफ, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 लेंगे। और फिर हमारे पास H+ का एक्वा सोल्यूशन है, तो इसका एक्टिव मास H+ की पावर 4, क्योंकि O2 के पहले 1 लिखा है तो प्रेशर ऑफ O2 में पावर 1 ही रहेगी। अब सारा डेटा पुटअप करते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। तो E इक्वल टू E0 का वैल्यू मुझे गिवन है 1.67, 1.67 कर लिया, 0.0591 अपॉन 4 लॉग। अब चलिए सर हम लोग देखते हैं, हमारे पास फेरस की मोलैरिटी 10⁻³ है, 10⁻³ की पावर 2 यानी 10⁻6 हो जाएगा। चलो एक बार लिख लेते हैं, 10⁻³ की पावर 2। फिर नीचे प्रेशर ऑफ O2 देखेंगे, प्रेशर ऑफ O2 गिवन है 0.01, 0.01 ले लिया। और फिर मुझे H+ का चाहिए कंसंट्रेशन। H+ का कंसंट्रेशन तो नहीं दिया, pH 2 दिया। अगर pH इक्वल टू 2 दिया है तो H+ का कंसंट्रेशन 10⁻² हो जाएगा, क्योंकि H+ बराबर होता है 10 की पावर माइनस pH। अब सर यहाँ पर हमने 10⁻² की पावर 4, तो 10⁻² की पावर 4 यानी ये हो जाएगा 10⁻8, ये 10⁻² मान लो, 10⁻10, ऊपर जाएंगे तो 10⁻6, 10⁻+10 से सॉल्व होगा, 10⁻+4 आएगा और फिर 4 इधर आ जाएगा हमारा। तो E इक्वल टू 1.67 माइनस 0.0591 अपॉन 4 इंटू 4, इसका लॉगरिथम सब सॉल्व करने पे 4 आएगा। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और हमको केवल
1.67 से 0.0591 को सब्सट्रैक्ट करना है तो 1.67 1.61 आ जाएगा। इसलिए 49 का जो सही ऑप्शन होगा वो 49 का सही ऑप्शन सेकेंड होगा। 49 का सेकेंड ऑप्शन सही होगा। फिर हमारे पास देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, एक सेल है Zn प्लस ZnSO4 CuSO4 दिस गिव्स Cu। ठीक है, इसको नॉर्मल फॉर्म में लिख लेते हैं। Zn से हमारा ZnSO4 बन रहा है, तो Zn से ZnSO4 बन रहा है, ये हम लोग ले आए यहां पर ZnSO4 एक्वस, और फिर यहां पर CuSO4 एक्वस से Cu बन रहा है। Zn की ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहाँ पे +2 है, बैलेंसिंग नंबर 1 है, यानी कि इस पूरी रिएक्शन का, सेल रिएक्शन का जो लॉस्ट और गेन इलेक्ट्रॉन है वो 2 है, n बराबर 2 है। अब वो कह रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ Zn2+ इज 10 टाइम्स ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ Cu2+। ठीक है सर, द एक्सप्रेशन ऑफ डेल्टा G मुझे चाहिए और मुझे F के टर्म्स में चाहिए, ऑप्शन दिखा रहा है, और मुझे गैस कांस्टेंट के टर्म्स में चाहिए, और E0 मुझे दिया हुआ। तो भाई देखो, हम लोग ने डेल्टा G और डेल्टा G0 के बीच में रिलेशन पढ़ा है। डेल्टा G इक्वल टू होता है डेल्टा G0 2.303 RT log Q। ये बेटा जी हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ा है डेल्टा G और डेल्टा G0 के बीच में। अब इसकी इस फॉर्मूले में हम लोग को वैल्यूज पुटअप करनी है। अच्छा, डेल्टा G0 मैं निकाल लूँगा E0 की हेल्प से, और ये Q मैं निकाल लूँगा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से। तो चलिए वैल्यू पुटअप करते हैं। पहले एक बार और इसको ओपन कर लेते हैं, थोड़ा सा और ओपन कर लेते हैं। डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा G0 की जगह लिख ले रहे हैं -NF E0 और प्लस 2.303 RT लॉग, और Q की जगह पर लिख ले रहे हैं हम लोग ZnSO4 की कंसंट्रेशन या एक्टिव मास अपॉन CuSO4 की कंसंट्रेशन एक्टिव मास। बिकॉज Zn सॉलिड है तो इसका कंसंट्रेशन या एक्टिव मास यूनिटी हो जाएगा, कॉपर भी यूनिटी हो जाएगा। चाहो तो लिख लेते हैं यहाँ पे ZnSO4 के साथ कॉपर, और या अंडरस्टूड है तो हटा देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, अब सब चीज़ें हमारी तैयार है, रखना शुरू करेंगे, और हमें जो ऑप्शन दिए हैं वो NF के टर्म्स में दिए हैं, RT के टर्म्स में दिए हैं। तो चलिए हम लोग उसी के हिसाब से लिखेंगे, जो चीज़ हमें जैसी चाहिए उसका वैल्यू नहीं पुटअप करेंगे। अब सबसे पहले आओ, n कितना था, n2 निकाला था हमने, n2 निकाला था। f को f रहने दो, E0 देखो कितना है, तो E0 मुझे दिया 1.1, तो E0 की जगह 1.1 आ गया, प्लस 2.303 R और T को एज इट इज रहने दो, लॉग। अब Zn की कंसंट्रेशन 10 टाइम्स है कॉपर की कंसंट्रेशन है, Zn आयन की, यानी ZnSO4 में Zn आयन है। आप यहाँ पर अगर कन्फ्यूजन में आ रहे हैं तो यहाँ सल्फेट हटा दीजिए, यहाँ से कॉपर हटा दीजिए, और इसको, क्योंकि ये एक्वस सोल्यूशन में Zn2+ ही रहेगा और ये कॉपर 2+ रहेगा। ZnSO4 चिपक के नहीं रहेगा, Zn2+ और सल्फेट आयन में टूट के रहेगा। तो अब इसको हम लोगों ने 10/1 कर दिया, log 10 इक्वल टू 1 होता, ये हो गया -2.2। तो फाइनली अगर इसको रीअरेंज कर ले, प्लस वाले को पहले लिख लेना सही रहेगा, तो प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं। तो क्या आ गया, 2.303 RT -2.2 F। तो अब इसमें देखिए कोई ऐसा ऑप्शन मैच कर रहा, 2.303 RT -2.2 F फर्स्ट ऑप्शन मैच कर रहा, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन के साथ चले जाएंगे।
51 क्वेश्चन देखिए, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 0.10 मोलल एक्वस सोल्यूशन ऑफ CrCl3 XNH3 सोल्यूशन इज 2 टाइम्स। अच्छा, तो हमको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर करना, ठीक है सर। तो हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, डेल्टा टी बी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट CrCl3 XNH3 का फॉर्मूला होगा मोलैलिटी इंटू के इंटू आई, और क्योंकि रेशो लेना है तो डेल्टा टी बी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ Na3PO4 हो जाएगा मोलैलिटी इंटू के इंटू आई। अब जरा वैल्यू पुटअप करते हैं। 100% एज्यूम कर रहा है आयनाइजेशन, यानी कि सोडियम फॉस्फेट को एक स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट मान रहा है। तो ये बॉइलिंग पॉइंट 2 टाइम्स है, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख देंगे 2/1, क्योंकि ये CrCl3.XNH3 द एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट इज 2 टाइम्स ऑफ द सोडियम फॉस्फेट। तो अगर सोडियम फॉस्फेट का 1 है तो ये 2 होगा। अब इसकी CrCl3 की मोलैरिटी देखो कितनी दी गई, 0.10, मोलैलिटी 0.10 दी गई है। के से के कैंसिल कर दो अगर सेम सॉल्वेंट लिया हुआ तो। द एलिवेशन 2 टाइम्स एक्वस, और दोनों एक्वस है तो दोनों वाटर है, तो के से के कैंसिल कर दिया। अब इसका आई मुझे पता नहीं है, क्योंकि अगर एक्स पता होता तो मैं इसका आई पता कर सकता था। इसका आई मुझे पता नहीं है, मुझे इसका आई पहले निकालना पड़ेगा, और वैल्यू ऑफ एक्स तभी पता चलेगा जब मुझे आई पता चल जाएगा, तो वैल्यू ऑफ एक्स भी पता चल जाएगा। इसकी मोलैलिटी कितनी दी गई है सोडियम फॉस्फेट की, 0.05, यहाँ पे 0.05 आ गया, इंटू इसका आई, Na के नीचे 3 लिखा है, फॉस्फेट के नीचे 1 लिखा है, तो कितने आयंस बनेंगे, 4 आयंस। या कह रहे हो कि नहीं सर नहीं समझ पाएंगे, तो ऐसा कर लो, इसको कर लो आयनाइज, और इसको आयनाइज कर लोगे तो 3Na प्लस आ जाएंगे और 1 फॉस्फेट आ जाएगा। 3Na प्लस आ गए, 1 फॉस्फेट आ गया, तो 3 आयन ये और 1 आयन ये, तो I बराबर 4 हो गया। सो हमने कर दिया I बराबर 4। अब हम लोग ने CrCl3 का I निकाला, तो CrCl3 का I कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0.05 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 0.1 से 0.1 हो जाएगा, सॉल्व करके 4 आ जाएगा। I इक्वल टू 4 आ गया। किसका I है ये 4? ये है सर हमारा CrCl3 और डॉट XNH3 का, CrCl3 डॉट XNH3 का। अब ये I इक्वल टू 4 आ गया। अब हम लोग को या तो ये याद हो कि जो CrCl3 का डॉट 6NH3 होता है वो हमारा इस तरीके से बनेगा, CrNH3 होल 6Cl3। तो ये सर हमारे 4 आयन बनाएगा। तो अब मुझे एक आयन मिलेगा CrNH3 होल 6 3 प्लस और 3Cl माइनस। अगर तुमने एज्यूम किया कि ये जो NH3 है ये 2 है, तो भाई अगर ये NH3 2 है तो यहाँ पर NH3 2 और 3 Cl पूरे अंदर हो भी जाएंगे, तो ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएगा। अब क्वेश्चन ये कि ये ऑक्टाहेड्रली क्यों बना रहा है, टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर ही बना सकता था, कोड नंबर 6 पे क्यों जा रहा है? क्योंकि इस क्रोमियम को अगर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 तक जाना है और ये ऑक्सीडेशन नंबर +3 में है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +3 में, तो 24 से 3 चले गए तो 21 तो पहले ही बचे हैं। तो 21 से अगर 36 जाना है तो कोडेशन नंबर 6 तो चाहिए। तो कोडेशन नंबर 6 यहाँ पे लाना है मुझे। तो यहाँ पे अगर 5 NH3 होंगे तो 5 NH3 अंदर 1 Cl अंदर, तब कोडेशन नंबर 6 बनेगा।
तो बाहर 2 Cl आएंगे, तो फिर टोटल नंबर ऑफ आयंस 3 आएंगे, तो I बराबर 4 को सेटिस्फाइड नहीं करेगा। इसलिए ये सारी बातों से हमें ये समझ में आ रहा है कि ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। 2 मोलल सोल्यूशन ऑफ वीक एसिड, मोलैलिटी गिवन है 2 मोलल, वीक एसिड HA है। अगर HA को हम लोग आयनाइज भी करेंगे तो H प्लस और A माइनस में टूटेगा, यानी कि इसका जो बॉन्ड ऑफ फैक्टर I है वो 2 आएगा, ये 2 आयन में टूटेगा, नहीं I नहीं सॉरी N जो है इसका 2 होगा, क्योंकि वीक एसिड है। स्ट्रॉन्ग होता तो हम मान लेते कि इसका I बराबर 2 होगा, अब वीक एसिड है तो निकालना पड़ेगा भाई। 2 मोलल दिया है, फ्रीजिंग पॉइंट 3.885 दिया हुआ है। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ दिस एसिड इज गिवन, 2 मोलल सोल्यूशन ऑफ वीक एसिड 3.88 फ्रीजिंग पॉइंट, the degree of dissociation of this acid is given, molar depression constant of water is 1.85 और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर 0 डिग्री सेल्सियस है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो वैसे तो यहाँ पे -3.885 होना चाहिए था, माइनस नहीं हुआ। अगर हम इसको माइनस नहीं रखेंगे तो हमारा डेटा सब गड़बड़ हो जाएगा, माइनस में आंसर आने लगेगा। लेकिन हम ये मान के चल रहे कि ये माइनस है, तो जो डेल्टा TB है वो हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस माइनस -3.885। तो अब हमारे पास आ जाएगा 3.885 डेल्टा TF, सॉरी B नहीं, डेल्टा TF। अब डेल्टा TF भी हम लोग ने निकाल लिया, मोलैलिटी भी हमें पता है, KF भी हमें पता है 1.85। तो चलिए इसका हम लोग I निकाल लेते हैं, लेकिन हमें क्या निकालना, हमें तो अल्फ़ा निकालना है, तो पहले I निकालना पड़ेगा। तो डेल्टा TF इक्वल टू मोलैलिटी इंटू KF इंटू I, फॉर्मूला लगाएंगे। डेल्टा TF की जगह पे 3.885, मोलैलिटी की जगह पे कितने मोलल है 2 मोलल, KF की जगह पे 1.85 और I निकालना है। तो जब आप I सॉल्व करोगे 3.885 से तो आपको मिल जाएगा 3.885 डिवाइडेड बाय 1.85 एंड देन डिवाइडेड बाय 2, 1.05 आ रहा। तो ये यहाँ पे I इक्वल टू 1.05 आ जाएगा। जब हमारे पास I 1.05 आ गया और मुझे कह रहा है कि निकालना है द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, क्योंकि यहाँ पे ये डिसोसिएशन निकालना है, तो हमारे पास एक रिलेशन होता है I इक्वल टू 1 प्लस n-1 अल्फ़ा। अब मुझे अल्फ़ा निकालना है, तो I की जगह पे 1.05 बराबर 1 प्लस n2 होगा, क्योंकि 2 आयन बनाए हैं, 2 माइनस 1, या यहाँ H के नीचे 1 लिखा है, यहाँ A के नीचे 1 लिखा है, तो दोनों का 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। अल्फ़ा निकालना है, ये 1 इधर जाएगा, तो अल्फ़ा इक्वल टू 1.05 माइनस 1.00 यानी 0.05, अल्फ़ा 0.05 आया। अब परसेंटेज डिसोसिएशन निकालो भाई, तो परसेंटेज डिसोसिएशन 100 इंटू अल्फ़ा होता है, तो 100 इंटू 0.05, तो सर आ जाएगा 5%, और 5% मुझे फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है, इसलिए यहाँ इस क्वेश्चन में मुझे फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाना होगा। अरेंज द फॉलोइंग सोल्यूशन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीओएच। अगर हम इसको पीएच के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लें तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीओएच बन जाएगा। तो देखिए पीएच सबसे कम किसका होगा, जो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। HNO3 एक एसिड है और ये सॉल्ट है, ये बेस है, तो देखो बेस का पीएच सबसे ज़्यादा होगा।
और एसिड का पीएच सबसे कम होगा। तो समझ जाओ कि फर्स्ट का पीएच सबसे कम और सेकंड का पीएच सबसे ज़्यादा। यानी अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर देखोगे तो फर्स्ट पहले आएगा और सेकंड लास्ट में आएगा। फर्स्ट पहले और सेकंड लास्ट में, फर्स्ट पहले और सेकंड लास्ट में, तो फिर खुलना पड़ेगा, अब तो खेल खुल जाएगा। चलिए खैर, अब ये हम लोग ने पीएच का बढ़ता हुआ क्रम लगाया। अब हमारे पास SCONA को जब पानी में डालेंगे तो SCOOH और NaOH बनेगा। NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है तो पीएच इसका हाई होगा। और जब KCl की बात करेंगे तो KOH और HCl बनेगा। KOH स्ट्रॉन्ग बेस है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, यानी सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा। तो यहाँ पर 4 आएगा, फिर आएगा फर्स्ट नहीं थर्ड। ये ऑर्डर हम लोग ने लिखा पीएच का। तो जो पीएच का ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, क्यों सर? क्योंकि ये एसिड था, क्योंकि सर ये बेस था, क्योंकि सर ये सॉल्ट था। सॉल्ट किसका था? वीक एसिड। ये सॉल्ट फोर्थ किसका था? वीक एसिड नहीं, स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड यानी HCl प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का यानी KOH। तो दोनों स्ट्रॉन्ग है तो pH 7 हो जाएगा। इसका pH 7 है। और ये जो थर्ड है हमारा सर, थर्ड कहाँ? ये है। तो ये हमारा सॉल्ट है और ये सॉल्ट किससे बना है? ये HCOH यानी वीक एसिड से बना है और NaOH यानी स्ट्रॉन्ग बेस से बना है। इसलिए ये हमारा सॉल्यूशन फाइनली कैसा होगा? बेसिक। तो इसका pH मोर देन 7 होगा, तो इसका pH 7 से ज़्यादा होगा। इसलिए ये ऑर्डर pH का है तो POH का ऑर्डर इसका उल्टा हो जाएगा। फर्स्ट से कम फोर्थ, फोर्थ से कम थर्ड, थर्ड से कम सेकंड। दिस वन इज़ द ऑर्डर ऑफ POH। अब ये आपको मिलाना है, फर्स्ट से कम फोर्थ, फोर्थ से कम थर्ड, थर्ड से कम सेकंड, यानी 53 का हम लोग जाएंगे सेकंड ऑप्शन के साथ। (54) देखिए, एक प्रोसेस हो रहा है, लिक्विड वाटर वेपर बदल रहा है। स्लाइड में एरो नहीं लग पाया। 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो ये कुछ ऐसे हो रहा है, H2O लिक्विड बदल रहा है H2O वेपर में या गैस में। तो ऑब्वियस बात है ये प्रोसेस कैसा होगा? एंडोथर्मिक होगा। तो इसका डेल्टा H सर हमारा +X होगा। तो अब डेल्टा H +X होगा तो डेल्टा H ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा H/T यानी कि आएगा पॉजिटिव, यानी आएगा मोर देन 0। और जब सिस्टम डेल्टा H प्लस ले रहा है, हीट ले रहा है, तो सराउंडिंग दे रहा होगा। सराउंडिंग का डेल्टा S क्या होगा? डेल्टा S। डेल्टा S ऑफ सिस्टम डेल्टा H/T होता है। तो डेल्टा H, क्योंकि ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, सिस्टम डेल्टा H पॉजिटिव आएगा। तो जब डेल्टा H पॉजिटिव आएगा तो डेल्टा S भी पॉजिटिव आएगा। डेल्टा S पॉजिटिव आएगा यानी कि 0 से बड़ा होगा। सिस्टम ने Q एनर्जी ली तो सराउंडिंग ने Q एनर्जी दी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगर ये डेल्टा H प्लस X था तो अब ये -X/T हो जाएगा। फाइनली वैल्यू निगेटिव आने लगेगी, निगेटिव आने लगेगी यानी कि 0 से कम होगा। तो डेल्टा S सिस्टम 0 से बड़ा होगा, डेल्टा S सराउंडिंग 0 से छोटा होगा। तो सेकेंड ऑप्शन के साथ जाएंगे।
ये यहाँ पे आप देख सकते हैं एनसीईआरटी से, डेल्टा एस सराउंडिंग और डेल्टा एस टोटल दिया हुआ है। जो डेल्टा एस सराउंडिंग है वो डेल्टा एच सिस्टम का उल्टा साइन वाला होता है। एट कांस्टेंट वॉल्यूम 4 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, n इक्वल टू दिया गया है 4 मोल, 4 मोल ऑफ आइडियल गैस व्हेन हीटेड T1 300 K to T2 400 K, change in its internal energy डेल्टा U 2500 जूल दी गई है। द मोलर हीट कैपेसिटी Cm एट कांस्टेंट वॉल्यूम, या इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं CVM निकालनी है। तो हम लोग ने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है डेल्टा U इक्वल टू NCV डेल्टा T। अब बेटा इसमें हम लोग पुटअप करेंगे, डेल्टा U की जगह पे 2500, N नंबर ऑफ मोल्स 4 है, CV मेरे को निकालनी है और डेल्टा T हो जाएगा T2 माइनस T1 यानी 400 माइनस 300, 400 माइनस 300। अब चलो सॉल्व करो, तो CV इक्वल टू आ जाएगा 2500 अपॉन 400, 2500 400 4 6 24, तो 4 पॉइंट समथिंग 4.25 आ जाएगा, 4.25, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। जूल में ही है, कोई दिया नहीं गया ऑप्शन, किलो जूल वगैरह की बात नहीं की गई है। दो स्टेटमेंट है, चेक करना है गलत है सही है। स्टेटमेंट फर्स्ट, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, बिल्कुल सही, फ्लोरीन नाइट्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हाउएवर द नेट डायपोल मोमेंट ऑफ NH3 इज ग्रेटर देन NF3, ये भी बात सही है कि NH3 का डायपोल मोमेंट NF3 से ज़्यादा होता है। In NH3 the orbital dipole due to lone pair and the dipole moment of NH bond are in same direction, but in NF3 the orbital dipole due to lone pair and dipole moment of NF are in opposite direction। दोनों स्टेटमेंट सही है, कई बार आ चुका, आपने पढ़ा होगा। देखो जैसे कि ये NF3 है, ये NF3 है और ये लोन पेयर है या एटॉमिक डायपोल है। तो अब आप यहाँ देखेंगे N और F में F ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ जाता, तो इस पर पार्शियल प्लस और इस पर पार्शियल माइनस आएगा। वेक्टर की डायरेक्शन केमिस्ट्री में हम लोग +2 माइनस लेते हैं, तो ये यहाँ पे +2 माइनस चलेगा। अब इसमें भी हम लोग का यहाँ पे +2 माइनस, एक वेक्टर इधर जाएगा एक वेक्टर इधर जाएगा। मान लो ये μ1 है, ये μ2 है, ये μ3 है, और जो लोन पेयर का वेक्टर होता है वो सेंट्रल एटम के अपोजिट जाता है। ये म्यू लोन पेयर है या डायपोल है, ऑर्बिटल डायपोल, ये ऑर्बिटल डायपोल है। ये ऑर्बिटल डायपोल इनसे अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए स्ट्रेंथ को घटा रहा है। और जो NH3 होता है सर, उस NH3 में बिकॉज N ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो N पे आएगा पार्शियल माइनस, H पे आएगा पार्शियल प्लस, तो वेक्टर की डायरेक्शन N की तरफ होगी। जो बॉन्ड डायपोल होते हैं तो बॉन्ड डायपोल N की तरफ जा रहे हैं इस तरीके से, और जो एटॉमिक डायपोल है वो भी इसी साइड है, इसलिए इसकी पावर ऐड हो जाती है। इस वजह से NH3 का डायपोल मोमेंट NF3 से ज़्यादा होता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू, सही ऑप्शन फोर्थ होगा। शेप मैच करनी है हमको, तो शेप मैच करने में टी शेप किसकी होगी, ClF3 की होगी, यानी ए से मिलेगा थर्ड, ए को मिल जाएगा थर्ड। थर्ड दो जगह है, ट्राइगोनल प्लेनर BF3 का होता है, B को मिलेगा 4, स्क्वायर प्लेनर XCF4 का होता है, C को मिलेगा फर्स्ट, और C सॉ SF4 का होता है, D को मिलेगा सेकेंड।
तो ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट, डी का सेकंड ऑप्शन ओवरऑल करेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आ रहा है हमारा 58। मैच द लिस्ट। यहां पर हमारे पास साई दिया गया है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए, और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल साई ए माइनस साई बी से रिप्रेजेंट हो रही है, यानी ये एंटी बॉन्डिंग के लिए रिप्रेजेंटेशन है। तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थर्ड में है, तो ए को मैच करेंगे थर्ड के साथ। तो ए का थर्ड 3 जगह पे है। फिर म्यू यानी डायपोल मोमेंट है, चार्ज और लेंथ के मल्टीपल के बराबर होता, मल्टीपल प्रोडक्ट होता। तो डायपोल मोमेंट बी से फर्स्ट मिल गया, तो ए का थर्ड और बी का फर्स्ट केवल थर्ड ऑप्शन में है, तो यहाँ से हम लोग को थर्ड ऑप्शन मिल गया। फिर भी अगर बाकी भी देखना जाए तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2 यानी बॉन्ड ऑर्डर निकालता है, तो सी का 4 हो जाएगा। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए साई इक्वल टू साई ए प्लस साई बी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए होती है, तो डी का सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ चलते हैं। Among the following molecule ions C2 minus N2 minus O2 minus O2, which one is diamagnetic and has the shortest bond length? तो देखो भाई C2 माइनस के पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 14 होते हैं, और जो 14 इलेक्ट्रॉन वाला होता है वो हम लोग अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से निकालें तो डाया होता है, और बॉन्ड ऑर्डर इसका 2 होता है। फिर हम लोग आ जाएंगे N2 माइनस। N2 के पास 14 इलेक्ट्रॉन, 2 और जुड़ गए तो इलेक्ट्रॉन इसके 16 हो गए। O2 के भी 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अब जो 16 इलेक्ट्रॉन आएगा तो इसमें ये पैरा हो जाएगा 16, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और बॉन्ड ऑर्डर 2 ही रहता है। तो देखो पैरा तुम्हारे लिए बेकार हो गया, तो ये तो फील्ड से बाहर हो जाएगा। अब जो O2 माइनस है इसमें 18 इलेक्ट्रॉन है, O2 के 16 और 2 आ गए, फ्लोरीन लाइक बिहेव करेगा। तो ये 18 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो हमारे क्या हमको रिपोर्ट कर रहे हैं, पहली बात तो डाया का रिपोर्ट कर रहे हैं, और बॉन्ड ऑर्डर 1 रिपोर्ट कर रहे हैं, तो डाया है तो हमारे काम का है। और खुद O2, तो O2 में भी 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि सेम N2 माइनस वाला। क्या पैरा फील्ड से बाहर हो गया, और बॉन्ड ऑर्डर 2। अब क्योंकि हमें चाहिए था डाया, तो पैरा वाला तो आंसर हो नहीं सकता सर, ये कट गया, ये भी कट गया। अब इन दोनों में हमको क्या करना है, शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर होता है, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ शॉर्टेस्ट होगी, इसलिए C2 माइनस ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। सिक्सटी देखिए, द डिफरेंस बिटवीन द रेडियाई ऑफ थर्ड एंड फोर्थ ऑर्बिट्स ऑफ लिथियम इन क्या इज होना चाहिए था, डेल्टा R1। द डिफरेंस बिटवीन द रेडियाई ऑफ थर्ड एंड फोर्थ ऑर्बिटल ऑफ He2 प्लस इज डेल्टा R2। रेशियो ऑफ डेल्टा R1 और R2 निकालना। तो पहले तो भाई रेडियाई का फॉर्मूला देख लीजिए क्या होता। तो रेडियाई का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं R0 इंटू n² अपॉन Z होता। अब चलिए इसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ने डेल्टा R1 लिया, तो डेल्टा R1 हम लोग ने ले लिया है रेडियस ऑफ फोर्थ ऑर्बिटल माइनस रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिटल, और ये हमारा किसके लिए जाना है, ये जाना है Li2 प्लस के लिए। और फिर हम लोग इसमें डेल्टा R2 कर लेते हैं, तो रेडियस ऑफ फोर्थ ऑर्बिट
और रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट किसके लिए, किसके लिए, He प्लस के लिए, He प्लस के लिए। तो अब भैया R4 के लिए हम लोग जब जाएंगे तो R4 के लिए हमारे पास 4 4 जा 16 और R3 के लिए 3 3 जा 9 और अपॉन Z कितना है लिथियम का 3, तो ये 3 आ जाएगा। 16 माइनस 9 अपॉन 3, R4 16 अपॉन 3, R3 9 अपॉन 3। R0 से R0 कैंसिल हो जाएगा बाद में, तो R0 को हमने हटा दिया, तो 16/3 माइनस 9/3 यानी 16 माइनस 9/3 कर दिया। अब यहाँ पे फिर से R4 है, तो 16 माइनस 9 अपॉन हीलियम का कितना होता है 2 होता है, तो ये आ जाएगा ऊपर 2, ऊपर चला जाएगा। 16 माइनस 9 16 माइनस 9 कैंसिल कर दो, तो क्या आ जाएगा 2/3, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड। In which of the following coordination compound central metal atom does not obey EAN rule? EAN rule क्या होता है, जो भी कॉम्प्लेक्स का EAN वैल्यू, अगर EAN वैल्यू 36, 54, 86 आ जाए, complex have EAN 36, 54, 86 follow EAN rule। EAN रूल क्या है, EAN रूल ये कहता है कि जिस भी कॉम्प्लेक्स के पास टोटल इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के बाद 36, 54, 86 हो जाते हैं, सेंट्रल मेटल के पास अगर टोटल इलेक्ट्रॉन 36, 54, 86 हो जाते हैं, तो फिर हमारा वो सेंट्रल मेटल आयन कॉम्प्लेक्स में स्टेबल हो जाता है। मोस्टली स्टेबिलिटी के वैसे बहुत सारे फैक्टर हैं, तो अब जिसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन 36, 54, 86 नहीं हुए सेंट्रल मेटल के पास, तो वो उतना स्टेबल नहीं होगा। अब क्वेश्चन ये है कि EAN निकाला कैसे आता है, आप सब बच्चे जानते हैं। EAN के लिए पहले जिस एलिमेंट का सेंट्रल मेटल आयन का EAN निकालना है उसका Z निकालना होगा, एटॉमिक नंबर, फिर उसमें से उसकी ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर का चार्ज सब्सट्रैक्ट कर देना होगा, फिर 2 into कोऑर्डिनेशन नंबर ऐड करना होगा। अब हमको EAN मिलेगा, तो जब हम लोग ने EAN फर्स्ट कॉम्प्लेक्स का निकाला, तो देखिए इसमें Fe है, तो Fe का एटॉमिक नंबर 26 है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ +3 है, तो यहाँ पे आ गया +3, +2 into कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो ये हमारा आ गया 23 और 12 35, तो ये EAN रूल को फॉलो नहीं कर रहा। फिर हम लोग ने EAN ऑप्शन नंबर सेकंड वाले का निकाला, वहाँ भी Fe था 26 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर इसमें +2 है, +2 into 6 24 into 24 + 12 यानी आ गया 36, ये EAN रूल को फॉलो कर रहा। फिर EAN थर्ड कंपाउंड का निकालेंगे, EAN थर्ड, कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होता, यहाँ कॉपर की ऑक्सीडेशन नंबर +2 है और +2 into कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो 29 में से 2 गया 27 और उधर 8 आया 35 आ गया, इसने भी फॉलो नहीं किया। तो वो कह रहा कौन डज नॉट फॉलो EAN रूल, तो फर्स्ट और थर्ड दोनों नहीं कर रहे हैं, तो फोर्थ ऑप्शन में लिखा हुआ है फर्स्ट एंड थर्ड दोनों नहीं कर रहे हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो चलिए निकालते हैं। देखिए यहाँ पे Fe की ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, तो Fe +2 हम लोग ने लिया। अब जब Fe +2 का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो आपको 3d6 मिलेगा,
तो जब आप 3d6 की फिलिंग करोगे इलेक्ट्रॉन की तो 1 2 3 4, क्योंकि वाटर वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग करेगा नहीं, तो 1 2 3 4 5 और 6, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 4। तो पहले वाले ऑप्शन में यानी कि फर्स्ट कंपाउंड के सेंट्रल मेटल आयन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 हैं। दूसरे के पास आइए, FeCO में ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, तो इसमें मुझे कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा 3d6 4s2। अब 3d6 4s2 जब हम लोग फिल करने जाएंगे डी में, तो देखो साइनो हमारा CO जो हमारा है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये पेयरिंग कराएगा और S के दोनों इलेक्ट्रॉन भी डी में भेज देगा। तो अब मेरे पास जब पेयरिंग होगी तो मुझे 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पेयरिंग हो जाएगी, और इसके आगे जो हमारे पास ऑर्बिटल खाली पड़े हैं उसमें CO अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा 5 CO, जिससे हमको DsP3 हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा। तो ये यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन नहीं पूछा, ओवरऑल यहाँ पे हमारे जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो सर 0 हो गए, सेकंड में 0 हो गए। तो हमको कैसा मांगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो सबसे कम सेकंड में ही होगा, तो थर्ड वाला ऑप्शन मुझे करेक्ट कर देना चाहिए। यहाँ पे 62 का थर्ड वाले के साथ मैं जाना चाह रहा हूँ, फिर भी निकाल लेते हैं आगे। अब हम लोग थर्ड वाला ले लेते हैं, FeCN6 की पावर 2-, तो अब यहाँ पे Fe की ऑक्सीडेशन पर -6 उधर जाएगा +6 और 2 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो Fe की ऑक्सीडेशन पर +4 आ रही है। हालांकि हाइपोथेटिकल है, जनरली नहीं होती है, लेकिन मान लिया निकालने के लिए Fe की ऑक्सीडेशन पर +4 आ रही है। तो अब सर मुझे मिल जाएगा यहाँ पे D4, 3d6 4s2 में 2 यहाँ से गए 2 यहाँ से गए, तो D4 मिल जाएगा। अब D4 को मैं फिलिंग करूँगा, तो पहला दूसरा तीसरा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है साइनो, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयर अप हो जाएगा और यहाँ से लिगेंड साइनो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। इस तरीके से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 बचेंगे, क्योंकि यहाँ पर चार्ज 2- है। अक्सर लोग FeCN6 4- पढ़ लेते हैं इसको, तो ये 4- नहीं है, ये 2- है। अगर 4- होता तो फिर ये यहाँ पे 0 मिल जाते इलेक्ट्रॉन पेयरिंग के बाद, क्योंकि Fe की ऑक्सीडेशन पर +2 हो जाती है उस समय। तो इस समय हम लोग के पास जो हमारा थर्ड है यानी Fe4+, उसमें मुझे ये फिलिंग मिली है 1 2 3 4, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 हो गए हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 हो गए। लास्ट वाला मेरा FeH2O6 3+ है, इसमें Fe की ऑक्सीडेशन नंबर 3+ है, इसलिए 3d5 है, वाटर वीक फील्ड लिगेंड है, इसलिए n बराबर 5 हो जाएगा। तो सबसे कम 0 वाला यानी कि सेकंड वाला, उससे ज़्यादा मेरा थर्ड वाला 2, थर्ड से ज़्यादा फर्स्ट वाला 4, और फर्स्ट से ज़्यादा फोर्थ वाला। तो सेकंड से ज़्यादा थर्ड, थर्ड से ज़्यादा फर्स्ट, फर्स्ट से ज़्यादा फोर्थ, इसलिए सही ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। अबव रिएक्शन इज कॉल्ड, ये हाइड्राजोइक एसिड के साथ एस्टिक एसिड की रिएक्शन होगी, तो ये यहाँ पर हमारा एमीन बन जाएगा, एक कार्बन कम का। इस रिएक्शन को श्मिट रिएक्शन कहते हैं, तो ये थर्ड ऑप्शन सही होगा। जब हम लोग बात करेंगे HVZ रिएक्शन की, तो जब हम लोग एस्टिक एसिड की रिएक्शन क्लोरीन या ब्रोमीन से रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में कराते हैं फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो अल्फा कार्बन पर एस्टिक एसिड के या जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है, अल्फा कार्बन पे क्लोरो या ब्रोमो आके जुड़ जाता है, वो HVZ रिएक्शन होती है। तो अगर हम लोग यहाँ पर रिएक्शन कर रहे होते क्लोरीन या ब्रोमीन की रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में, तो ये होती।
वुन्स टीकर रिएक्शन क्या होती है, इसमें हम लोग जब सिल्वर का कार्बोक्सिलेट सॉल्ट लेते हैं RCOAG और उसकी रिएक्शन Br2 से कराते हैं तो फिर हमको वहाँ पे RBr मिल जाता है और एल्किल हैलाइड या ब्रोमो एल्केन बनाने में बहुत अच्छी रिएक्शन का यूज़ होता है, उसे हम लोग होल्स डी का रिएक्शन कहते हैं। डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन अक्सर हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड या सोडियम कार्बोक्सिलेट की सोडा लाइम से रिएक्शन करते हैं तो CO2 निकल जाता है और एक कम कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव मोस्टली एल्केन बना लेते हैं हम लोग। तो अब ये यहाँ पर हमारा थर्ड ऑप्शन सही होगा। हमको यहाँ पे फिनॉल की रिएक्शन दी गई है, बनाते हैं चलिए। ये देखिए फिनॉल है, OH यहाँ पे लगा हुआ है, इसकी रिएक्शन हम लोग ने NaOH से कराई तो सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा। इसकी फर्दर रिएक्शन CO2 से कराई तो कोल्वे रिएक्शन लग जाएगी टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन में। तो जब टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन में ये रिएक्शन लग जाएगी तो ये यहाँ पे और फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस भी किया है तो यहाँ सैलिसिलिक एसिड मिल जाएगा, सैलिसिलिक एसिड मिल जाएगा। अब सैलिसिलिक एसिड मिल जाने पर फिर हम लोग ने आगे CH3COH से रिएक्शन करा दी तो ईस्ट्रीफिकेशन हो जाएगा और ईस्ट्रीफिकेशन में ये यहाँ पर वाटर निकल जाएगा और हमको ये मिल जाएगा। तो ये जो हमारा कंपाउंड बना है ये हमारा एसिटिल सैलिसिलेट बना है तो एसिटिल सैलिसिलेट हमारा एस्पाइरिन होता है तो ये एस्पिरिन हो जाएगा। सैलिसिल डिहाइड होगा नहीं, बेंजोइक एसिड होगा नहीं, सैलिसिलिक एसिड जेड अगर हमसे पूछा हो तो जेड ही पूछा गया तो ये एस्पिरिन हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। ये देखिए रिएक्शन दी गई है, हम लोग ने यहाँ पे हालांकि ये रिएक्शन रीमर टीमन दे दी, ये दी गई है रिएक्शन तो ये यहाँ पे सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा, फिर इसकी फर्दर आगे रिएक्शन कराएंगे। CH3CH2OH की PCl5 से रिएक्शन कराई तो जब PCl5 से रिएक्शन करा दी तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा C2H5Cl, OH हट जाएगा Cl आ जाएगा। KCN से रिएक्शन करा दी C2H5Cn, ये यहाँ पे SnCl2 स्टीफन रिडक्शन हो जाएगा तो मुझे मिल जाएगा C2H5CHO यानी प्रोपियोनल तो ये बन रहा है CH3CH2CHO, फोर्थ ऑप्शन। What is the time required for a first order reaction to be 99% complete? तो टाइम अगर मुझे 99% रिएक्शन का चाहिए तो T 99.9% तो वो हम लोग ने पढ़ा है अप्रॉक्स हाफ लाइफ का 10 टाइम्स होता है और कंपेयर टू टाइम टेकन टू बी 75%। तो जो 75% है हमने पढ़ा है ये 2T हाफ के बराबर होता है। अब अगर इनको डिवाइड कर दीजिए आप तो कैंसिल कर दीजिए T हाफ से T हाफ तो आ जाएगा T 99.9% इक्वल टू T 75% इंटू 5 तो 75% टाइम टेकन इज 5 टाइम्स, 75% का 5 टाइम्स लगेगा इसलिए फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। Which carbohydrate does not follow जनरल फॉर्मूला ऑफ CxH2O होल 5? तो चलिए मिलाते हैं किसका क्या फॉर्मूला है। तो हम लोग ने यहाँ पे ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखना है, फ्रक्टोज का लिखना है, रेहमनोज का लिखना है और रिबोज का लिखना है। तो जो हमारा ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला सब बच्चे जानते हैं
H12O6 होता, C6H12O6, इसका फ्रुक्टोज का C6H12O6, ये लोग हेक्सोज शुगर है, और रेमनोज C6H12O5 हो जाता है यहाँ पे। तो ये 12:5 यानी 2:1 नहीं रहा, तो यही आंसर सही हो जाएगा। रिबोस पेंटा शुगर है, पेंटा है, पेंटोज शुगर है, तो C5H10O5, इसलिए सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। हमारे पार्ट का लास्ट क्वेश्चन चलते हैं 68। कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनको जज करना हमें और करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं। एज वी गो फ्रॉम SO2 टू TeO2 रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी डिक्रीजेस। तो देखिए सर, SO2 सिक्स्थ ग्रुप में सल्फर ऊपर है और TeO2 नीचे है। अब यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर +4 है, यहाँ भी +4 है। अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट बनना चाहता है तो इसको SO3+6 में ऑक्सीडाइज हो जाना होगा, और अगर ये बनना चाहता है तो इसको TeO3+6 में ऑक्सीडाइज हो जाना होगा। अब जो नीचे वाले मेंबर है उनमें आप जानते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है, तो जो नीचे वाले मेंबर हैं वो ग्रुप नंबर से 2 की स्टेबल में होते हैं। ग्रुप नंबर -2 की जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है उसमें स्टेबल होते हैं। तो इनका ग्रुप नंबर 6 है, तो 6 - 2 यानी 4, तो TeO2 4 में स्टेबल है, ये स्टेबल है और ये अनस्टेबल है, ये अनस्टेबल है। और यहाँ पे जो ऊपर वाले मेंबर होते हैं वो अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होते हैं, तो ये स्टेबल है, उल्टा लिख दिया, ये स्टेबल है और ये अनस्टेबल है, और यहाँ पे ये स्टेबल है और ये अनस्टेबल है। तो SO2 बहुत जल्दी SO3 में बदलेगा, बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज होगा, तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा इन कंपैरिजन टू TeO2। TeO2 +4 में स्टेबल है, इसलिए ये जल्दी से TeO3 अनस्टेबल में नहीं बदलेगा, यानी कि ये ऑक्सीडाइज मुश्किल से होगा, तो ये दूसरे को मुश्किल से रिड्यूस करेगा, तो वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो नीचे जाने पर SO2 से TeO2 रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी डिक्रीज करती है, सही है। इन केस ऑफ डाई ऑक्सीजन, यानी कि एक ऑक्सीजन है, ये अपना PZ दूसरी ऑक्सीजन के PZ के साथ जब ओवरलैप करेगा तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, तो सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म द ओवरलैप ऑफ PP एटॉमिक ऑर्बिटल, ये भी सही है। द 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डाई ऑक्सीजन O2 में जो 2 इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड, वो कहाँ है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, तो ये तीनों सही है, ABC। इस तरीके से सही ऑप्शन थर्ड होगा। तो इस तरह से बच्चों हमने आपको फर्स्ट 23 क्वेश्चन डिस्कस किए, आगे क्वेश्चन विजय सर डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों। चलिए देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 68 तक संजीव सर ने कर दिया, 69 ऑनवर्ड बेटा हम करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 69, एंड प्रोडक्ट सीक्वेंस दिया है। देखो बेटा, ये आपका बेटा प्राइमरी एल्कोहल है, रेड हॉट कॉपर पे पास कर रहे हैं। प्राइमरी एल्कोहल बेटा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में, डिहाइड्रोजनेशन हो गया। अब बेटा ये कह रहे हैं डाइल्यूट NaOH, तो डाइल्यूट NaOH का मतलब बेटा क्या हो गया, एल्डोल कंडेंसेशन। इसका एल्डोल बेटा बना लो, CH3CH, इधर बेटा क्या होगा, OH, CH2CHO, ये बेटा इसका एल्डोल है। इसको बेटा जब हीट करोगे तो इसके रिस्पेक्ट में बेटा ये अल्फा, ये बीटा क्या बन गया बेटा, डिहाइड्रेशन कर दो, CH3CH डबल बॉन्ड CHCHO। फिर बेटा इसका देखो क्या कह रहे हैं, रिडक्शन कर रहे हैं,
रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो जब बेटा कैटालिटिक रिडक्शन करते हो तो ये सेलेक्टिव रिडक्शन नहीं करता, इसको भी रिड्यूस करेगा, इसको भी रिड्यूस करेगा, तो डबल बॉन्ड को बेटा सिंगल में कन्वर्ट कर देगा और एल्डिहाइड को बेटा प्राइमरी अल्कोहल में रिड्यूस कर देगा। ये बेटा आपका फाइनल प्रोडक्ट सी है। तो देख लो कौन सा आंसर है, ब्यूटाइल अल्कोहल। आंसर बेटा फर्स्ट, तो 69 का बेटा फर्स्ट। तो देखो बेटा प्राइमरी अल्कोहल रेड हॉट कॉपर पे जब पास करते हैं तो बेटा क्या बनता है, एल्डिहाइड। सेकेंडरी कीटोन टर्सरी में बेटा डिहाइड्रोजनेशन की बजाय डिहाइड्रेशन हो जाता है, एल्कीन बनती है। फिर देखिए बेटा केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में बेटा हम लोग ऐसे दो एक्सपेरिमेंट चूज करेंगे जिसमें या तो ए सेम हो या बी। तो देखिए बेटा ए सेम है, ठीक। बी को बेटा हम क्या कर रहे हैं, डबल। रेट बेटा क्या हो रहा, 4 टाइम्स, तो बी को बेटा डबल कर रहे हैं। रेट पहले का बेटा 4 टाइम्स हो रहा, तो डबल करने पर 4 टाइम्स, तो बेटा ऑर्डर कितना हुआ, 2। ये किसके रिस्पेक्ट में आया बेटा, बी के रिस्पेक्ट में। अब बेटा बी को फिक्स कर दो। चलो बी को फिक्स कर दिया हमने बेटा, फर्स्ट एंड 4 ले लिया। तो देखो बेटा बी को फिक्स किया, ए को क्या कर रहे हैं बेटा, 4 टाइम्स। रेट बेटा क्या हो रहा है, 4 टाइम्स। ऑर्डर बेटा क्या आया, 1। किसके रिस्पेक्ट में आया बेटा, ए के रिस्पेक्ट में। तो बोलो बेटा आपका रेट लॉ क्या आ गया, के ए के रिस्पेक्ट में पावर 1 लिखी नहीं जाती, बी के रिस्पेक्ट में पावर 2। आंसर बेटा सेकंड, सॉरी फर्स्ट। तो 70 का आंसर बेटा फर्स्ट। 71 वीकेस्ट बेस। देखो बेटा यहां पर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, यहां पर बेटा sp3 है, यहां पर बेटा sp3 है, और ये बेटा पायरॉल है। हाइब्रिडाइजेशन इस पे sp2 है, लोन पेयर इसमें कॉन्जुगेटेड है। तो बेटा वीकेस्ट पूछ रहा है, तो वीकेस्ट बेटा कहाँ होगा, जहां पर कॉन्जुगेटेड होगा। तो वीकेस्ट बेटा इसमें कौन होगा, 4। ये बेटा क्या है, पायरॉल है। पायरॉल बेटा लीस्ट बेसिक होता है, क्यों, क्योंकि इसका लोन पेयर बेटा रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, ठीक। तो बेटा याद रखो, कॉन्जुगेटेड इज लेस बेसिक देन नॉन कॉन्जुगेटेड, और इसका लोन पेयर यहाँ बेटा एरोमेटिसिटी को भी डिसाइड करता है। तो लीस्ट बेटा 4। अब मोस्ट अगर देखोगे तो थर्ड और सेकंड में बेटा sp2 है, तो सबसे ज्यादा इसमें होगा थर्ड, थर्ड के बाद सेकंड, सेकंड के बाद फर्स्ट। एस हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से देखोगे तो सबसे ज्यादा होता है बेटा sp3, फिर बेटा होता है sp2, फिर बेटा क्या होता है sp3 वाले ये दोनों है, तो थर्ड का सेकंड, थर्ड से सेकंड। अब थर्ड वाले में सेकंड वाला बेटा थर्ड से कम क्यों है, क्योंकि यहाँ देखो बेटा ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, बेसिक करेक्टर कम। यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या लगा दिया, बेसिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये कॉन्सेप्ट किसमें काम किया, सेकंड एंड थर्ड में। अगला देखिए बेटा आईयूपीएसी ने, देखो सब सब्स्टिट्यूएंट हैं, 1 2 3 4, लोवेस्ट सम रूल लगा दिया बेटा। तो देखो बेटा 1 क्लोरो 2 4 डाई नाइट्रोबेंजीन, सही है। फिर देखो बेटा इसके रिस्पेक्ट में ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। 4 इथाइल 2 मिथाइल, इसका करेक्ट नेम बेटा यहाँ लिखा नहीं है, आईपीएसी नेम बेटा 4 इथाइल 2 मिथाइल एनिलीन। यहां पर बेटा ये स्टेटमेंट यहाँ छूटा हुआ है, ठीक।
तो ये भी सही है बेटा, ये भी सही है। इसका करेक्ट आंसर बेटा 4। फिर देखिए बेटा, ये आपका सबस्ट्रेट है, उससे 3 रिएक्शन करा रहा है, रिएजेंट पूछ रहा। अब जरा इन दोनों पे देखो बेटा, क्या दिख रहा? वाटर का एडिशन हुआ, तीनों जगह बेटा वाटर का एडिशन हुआ। यहाँ देखो वाटर का एडिशन हुआ, OH बेटा इस कार्बन पे है अकॉर्डिंग टू बेटा एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन। एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन बेटा किसमें होता है? हाइड्रोबोरेशन, डीबोरेशन। ठीक, हाइड्रोबोरेशन वाला ऑप्शन बेटा कौन सा है? सेकेंड। ए में सेकेंड वाला रिएजेंट लेना पड़ेगा। अब देखो बेटा, इस वाले में देखोगे अगर आप, इस वाले में तो वाटर वंस अगेन जुड़ रहा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक ऑफ। तो मार्कोनिक ऑफ में बेटा क्या लोगे? ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन का ऑप्शन बेटा कौन सा है? थर्ड। अब यहाँ देखो, यहाँ पर भी बेटा वाटर ऐड हो रहा है, लेकिन कार्बोकेटाइन क्या हो रहा है? रीअरेंज। कार्बोकेटाइन बेटा किसमें रीअरेंज होता है? एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन। तो सी बेटा क्या है? एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन। ठीक है ना? यहाँ पर बेटा कार्बोकेटाइन सी वाले में क्या हो रहा है? रीअरेंज। कार्बोकेटाइन रीअरेंज। सी वाला देखो बेटा, सी वाला देखो, ये आपका CH डबल बॉन्ड CH2 है। ठीक, पहले इस पे अटैक किया बेटा H+, क्या बन गया? कार्बोकेटाइन CH+CH3। अब बेटा ये वाला हाइड्रोजन बेटा यहाँ हाइड्राइड शिफ्ट कर दो, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट। तो बेटा ये हाइड्राइड शिफ्ट करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, CH2 CH3। अब बेटा यहाँ OH माइनस अटैक करा दो, तो CH2 CH3, और बेटा इधर क्या आ जाएगा? OH। इसका करेक्ट आंसर बेटा कौन सा होगा? ए का सेकेंड, ए का सेकेंड, बी का बेटा थर्ड, सी का बेटा फर्स्ट। तो आई थिंक इसका आंसर बेटा थर्ड हो गया, 73 का थर्ड। अब जरा अगला देखिए, देखो यहाँ पर बेटा आप गलती करोगे, हमने मोस्ट कार्बोकेटाइन नहीं, मोस्ट स्टेबल नहीं पूछा है, सेकेंड मोस्ट पूछा है। तो पहले हम ओवर ऑर्डर करें। देखो बेटा ये 3 डिग्री का है, ये 1 डिग्री का है, ये 3 डिग्री का है, ये बेटा 2 डिग्री का है। ठीक, अब देखो बेटा फर्स्ट और थर्ड में कार्बोकेटाइन के बगल में नाइट्रोजन है, रेजोनेंस से बेटा ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा, पॉजिटिव चार्ज बहुत तेजी से घटेगा, स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा। तो यहाँ पर भी नाइट्रोजन है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन है, कॉमन फैक्टर है बेटा। इधर इथाइल कॉमन फैक्टर है। लेकिन देखो यहाँ पर सेकेंडरी, यहाँ टर्सरी, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? टर्सरी। फिर बेटा कौन होगा? सेकेंडरी। फिर इन दोनों में देखो एल्काइल है, टर्सरी है, प्राइमरी, तो ये सेकेंड, और फिर बेटा फोर्थ। तो आपको सेकेंड मोस्ट लेना है, तो ये आंसर हो गया आपका। देखो ये सॉरी, यहां पर बेटा फर्स्ट है, तो सबसे ज्यादा थर्ड, फिर फर्स्ट, फिर सेकेंड, फिर फोर्थ। तो सेकेंड मोस्ट स्टेबल में बेटा फर्स्ट आ गया। फिर देखिए बेटा, एसीटोन को हम प्रोपेन में कन्वर्ट कर रहे हैं, एल्डिहाइड कीटोन को बेटा एल्केन में कन्वर्ट कर रहे हैं। 3 रिएक्शन है, क्लीमेंसन रिडक्शन, वो बेटा यहाँ है नहीं, वुल्फ किचनर रिडक्शन, वो बेटा यहाँ है नहीं, रेड फास्फोरस HI, वो बेटा है। तो ए का बेटा S हो गया। फिर देखो बेटा, इथाइल ब्रोमाइड से एल्कीन बना रहे हैं,
डी हाइड्रोहेलोजिनेशन, उसके लिए क्या लोगे, एल्कोहलिक KOH, डी का बेटा आर हो गया। फिर देखो बेटा बेंजोइक एसिड से बेंजीन, बी कार्बोक्सिलेशन, तो सी का बेटा क्या हो गया, पी, सोडा लाइन लेंगे। और फिर देखो बेटा यहाँ पर एल्काइल एलाइड से एल्केन डबल कार्बन का बना रहे बेटा, कौन सी रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, तो डी का बेटा क्यू हो गया। तो देख लो बेटा कौन सा है, ए का एस, बी का आर, सी का पी, डी का क्यू। 75 का बेटा थर्ड हो गया। 76 देखो बेटा, सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर, केवल स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए। एनसीईआरटी में बेटा इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है, वो जो हरा पेज टाइप का अलग से नहीं करते हैं बॉक्स में, उसमें देखिएगा आपका। ये बेटा इसका स्ट्रक्चर है, अब आप कर लो। इसकी देखो बेटा +2 -2 +2 -2, इस के कारण 0 0, इसके कारण 0 0, इसके कारण 0 0, इसके कारण बेटा +1 -1 +2 -2 +2 -2, और इधर -1 +1। तो देखो इस सल्फर की बेटा +5 0 0, और ये बेटा +5। तो क्लियरली क्या दिख रहा, 2 सल्फर की बेटा +5 और 2 सल्फर की बेटा 0। अगर एवरेज पूछता तो 2 × 5 2 × 0 डिवाइड बाई 4 2.5। तो देख लो बेटा इसका करेक्ट आंसर क्या दिख रहा, 4। देखो ये आपका स्ट्रक्चर बेटा एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो 2 टर्मिनल वाले सल्फर की +5, मिडिल वाले की बेटा 0। अब देखो बेटा ये सीक्वेंस है, प्रोपेनॉल टू माइल्ड ऑक्सीडेशन, तो बेटा एल्कोहल ऑक्सीडेशन पर कार्बोनिल कंपाउंड बनाते हैं। प्राइमरी अल्कोहल होता है तो बेटा एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल है तो क्या बनेगा, कीटोन, ये बेटा एसीटोन बन गया। अब इसकी रिएक्शन बेटा किससे करा रहे हैं, ग्रिग्नॉट से। तो याद रखो कार्बोनिल कंपाउंड प्लस ग्रिग्नॉट रिएजेंट फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, प्रोडक्ट क्या बनता है बेटा, एल्कोहल। ये आपका प्रोडक्ट। अब 3 R डिसाइड करो, 2 R तो बेटा आपके कार्बोनिल के हो गए, 1 R बेटा ग्रिग्नॉट का हो गया। अब इसका आईपीएसी नेम बेटा लिख लो, 1 2 3 4, 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल 2, 77 का बेटा थर्ड, सॉरी 77 का थर्ड, ठीक है। फिर देखिए कौन आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, तो बेटा आइडोफॉर्म टेस्ट कौन देता है एक्चुअल में, एल्डिहाइड और कीटोन जिसके पास CH3CO ग्रुप होता है, ठीक। तो देखो बेटा एल्डिहाइड में केवल एसिटाल्डिहाइड देता है, दूसरा कोई एल्डिहाइड नहीं देता। कीटोन में बेटा मिथाइल कीटोन देते हैं। फिर एल्कोहल में बेटा केवल इथाइल अल्कोहल देता है। अब आप कहोगे इथाइल अल्कोहल क्यों, क्योंकि हैलोजन बेटा आप लेते हो, हैलोजन क्या होते हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये किसमें कन्वर्ट कर देगा बेटा इसको, एल्डिहाइड, इसमें दे देता है। सेकेंडरी अल्कोहल बेटा जिसमें OH 2 नंबर पर, यानी आइसोप्रोपाइल वाले अल्कोहल, आइसो वाले जो अल्कोहल होते हैं वो भी देगा। क्यों देगा, क्योंकि बेटा ये ऑक्सीडाइज होके क्या बना लेगा, मिथाइल कीटोन, इसलिए बेटा ये भी देगा। बस याद रखिएगा एसिटिक एसिड और उसके डेरिवेटिव, देखो इनमें बेटा CH3CO ग्रुप है, ठीक है ना, लेकिन ये प्योर कार्बोनिल नहीं है, ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता। एसिटिक एसिड और उसके डेरिवेटिव बेटा आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देते। तो देखो ये डेरिवेटिव है, नहीं देगा, ये एल्डिहाइड नहीं देगा, ये देगा, ये देगा,
लैक्टिक एसिड बेटा आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। लैक्टिक एसिड आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। क्यों देता है? क्योंकि इसमें बेटा OH 2 नंबर पर है और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैलोजन आप ले ही रहे हो, तो ये बेटा आपका क्या करेगा, सेकेंडरी एल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट कर देगा। तो देखो ये ग्रुप आ गया। तो आपके बेटा कौन कौन देगा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 78 का 4। तो देखो बेटा ये वाला इसके कारण दे रहा, ये वाला बेटा इसके कारण दे रहा। फिर ये तो नेम रिएक्शन है, सबको याद होगी बेटा। एसिड क्लोराइड किसमें कन्वर्ट हो रहा बेटा, एल्डिहाइड में। रोजन-मून रिएक्शन, रोजन-मून रिएक्शन बेटा SnCl2 HC नहीं सॉरी, हाँ रोजन-मून रिएक्शन। रोजन-मून रिएक्शन में हम लोग क्या लेते हैं, पैलेडियम कैटालिस्ट, बेरियम सल्फेट कैटालिस्ट, पॉइजन। पॉइजन बेटा क्यों लेते हैं, अगर हम पॉइजन नहीं लेंगे तो पैलेडियम बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, एल्डिहाइड को फर्दर बेटा किसमें रिड्यूस कर देगा, एल्कोहल में। इसलिए पैलेडियम की रिएक्टिविटी को घटाने के लिए बेटा कैटालिस्ट पॉइजन लेते हैं। तो 79 का बेटा थर्ड, रोजन-मून रिएक्शन। फिर देखो बेटा आयनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, कॉमन आयन इफेक्ट का है। तो मान लो निकेल हाइड्रोक्साइड की सॉलेबिलिटी S है, किसमें, 0.1 m बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो देखो बेटा निकेल डबल का सोर्स केवल बेटा निकेल हाइड्रोक्साइड है S, हाइड्रोक्सिल आयन के बेटा दो सोर्स हैं, एक निकेल हाइड्रोक्साइड से बेटा 2S मिलेगा, इससे बेटा 2 इंटू 0.1। जो सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट होता है बेटा वो स्प्रिंगली के लिए होता है, स्मॉल एस बेटा बहुत कम होता है तो इसको नेग्लेक्ट कर दो, 0.2 हो गया। अब KSP का बेटा फॉर्मूला लिखो, Ni डबल प्लस प्लस OH माइनस का स्क्वायर। देखो KSP कितना दिया, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 15। ये बेटा क्या हो गया, Ni डबल प्लस क्या हो गया S, और ये बेटा 0.2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, S इक्वल टू क्या है, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 15 अपॉन 0.04। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 5 इंटू 10 की पावर माइनस 14। बेटा ये 2 जीरो ऊपर बढ़ा दो, 200, 4 से डिवाइड करोगे 50, 5 इंटू 10 की पावर माइनस 14। अगला देखिए बेटा, प्रोपाइल बेंजीन है आपके पास। प्रोपाइल बेंजीन की रिएक्शन किससे करा रहे हैं, ब्रोमीन से इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। कौन सी रिएक्शन है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। इंटरमीडिएट बेटा क्या होगा, फ्री रेडिकल। तो जिस प्रोडक्ट में आपका फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वो आंसर होगा। यहां पर देखो प्राइमरी फ्री रेडिकल बनेगा, यहां पर बेटा प्राइमरी फ्री रेडिकल बनेगा, यहां पर बेटा ये तो ESR हो रही है तो बेटा ESR के थ्रू ये बनेगा, तो ये तो प्रोडक्ट ही नहीं बनेगा। यहां देखो सेकेंडरी फ्री रेडिकल है, यहां देखो बेटा ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल बन रहा है, और यहां पर देखो ये भी सेकेंडरी बन रहा। लेकिन ये बेटा सेकेंडरी में कौन सा है, बेंजाइल है, ठीक है ना। सेकेंडरी में बेटा कौन सा है, बेंजाइल है, बेंजाइल ना कह के आप बेंजल कह लो, ठीक है ना। देखो यहां पर
ऑड इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यहां पर बेटा कॉन्जुगेशन है, इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है, तो बेटा ये आपका क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट। ऐसे क्वेश्चन में बेटा क्या करते हैं, जिस प्रोडक्ट में फ्री रेडिकल जितना स्टेबल, वही बेटा क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट। तो सबसे ज्यादा बेटा फोर्थ, फिर उसके बाद थर्ड, उसके बाद बेटा फर्स्ट, सेकंड वाला बेटा इसमें नहीं बनेगा। ठीक, सेकंड वाला कब बनता बेटा, जब प्रोपाइल बेंजीन की रिएक्शन क्लोरीन से कराते या ब्रोमीन से कराते इन प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड। नेक्स्ट देखो, आपसे बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ पूछ रहा नाइट्रो का। देखो ये आपका बेटा बेंजोइक एसिड है, ये बेटा COOH NO2 है, COOH NO2, COOH NO2। तो देखो बेटा यहाँ -M -I दोनों है, आई बेटा क्या है, यहाँ मैक्सिमम है, यहाँ केवल -I है, यहाँ बेटा -M -I दोनों है मिनिमम। अनडाउटली क्या हो गया, हुँ? तो सबसे ज्यादा बेटा एसिडिक कौन होगा, आर्थो वाला यानी सेकेंड, फिर बेटा पैरा वाला यानी थर्ड, फिर बेटा मेटा यानी फोर, फिर बेटा आपका बेंजोइक एसिड यानी फर्स्ट। 2 3 4 1 देख लो कौन सा है, 82 का थर्ड। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि इसमें देखो आर्थो इफेक्ट काम करेगा, तो भी आपका सबसे ज्यादा होगा। आर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड बेटा सबसे ज्यादा एसिडिक होती है, चाहे +M लगाओ या -M। डेंसिटी ऑफ 3M सॉल्यूशन, देखो 3M का मतलब क्या है, 3M का मतलब 3 मोल, यानी 3 इंटू 58.5 ग्राम NaCl is present in 1000 ml solution और 1250 ग्राम सॉल्यूशन। तो देखो बेटा आपका सॉल्यूट कितना है, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें 180 में 4.5 घटा तो 175.5। ठीक, तो आपको बेटा देखो क्या निकालना है, मोलैलिटी, वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू बेटा वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में। तो देखो ये नंबर ऑफ मोल, ये तो पहले से मालूम है 3 मोल, यहाँ 3 रख दिया, इनटू 1000। अब देखो यहाँ सॉल्वेंट रखना है, सॉल्वेंट बेटा क्या होता है, सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट, घटा के यहाँ रख, सॉल्व कर लो बेटा, इसका आंसर सेकंड आ जाएगा। ठीक है भाई, अगला देखिए 84। बेटा N+L रूल लगा लो, किसका चाहिए आपको, एनर्जी का ऑर्डर। एनर्जी मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में बेटा क्या होता है, N+L। तो देखो यहाँ पर N+L बेटा कितना है, 3 + 0, 4 + 0, 3 + 1, 3 + 2। तो सबसे ज्यादा N+L बेटा किसमें है, डी में। अब देखो बेटा बी और सी में सेम है, तो जब सेम होता है तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके देखते हैं, एन के। एन बेटा किसमें ज्यादा है, बी में, फिर बेटा किसका नंबर आएगा, सी का, फिर बेटा ए का, DBCA। आंसर बेटा फर्स्ट। अगला देखिए बेटा,
Which of the following statement is incorrect about chemical equilibrium? Chemical equilibrium is attained whether we start with reactant or product. सही है. कोई रिवर्सिबल रिएक्शन रिएक्टेंट लेकर भी स्टार्ट हो सकती है बेटा, प्रोडक्ट लेकर भी स्टार्ट होती है, कोई बाउंडेशन नहीं होता है. दोनों केस में बेटा क्या एग्जिस्ट करेगा? इक्विलिब्रियम. क्योंकि रिवर्सिबल की सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इक्विलिब्रियम अटेन होना. पहला सही है. केमिकल इक्विलिब्रियम डायनामिक होती है, बिल्कुल सही. इक्विलिब्रियम पे बेटा हमको ऐसा लगता है रिएक्शन रुकी हुई है, रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट स्पीड से चलती रहती है. केमिकल इक्विलिब्रियम, यहां पर बेटा एरो है. कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में. तो बेटा जब कैल्शियम कार्बोनेट को आप गर्म करोगे तभी ये रिएक्शन होगी, ये भी सही है. और क्लोज वेसल होना जरूरी है. क्यों? क्योंकि अगर क्लोज वेसल नहीं होगा तो बेटा CO2 स्कैप कर जाएगी, रिएक्शन बैकवर्ड नहीं जाएगी, केवल फॉरवर्ड. एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट प्रोडक्ट बिकम सेम. गलत. इक्विलिब्रियम पर बेटा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन सेम नहीं होती बेटा, कांस्टेंट होती है. विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बेटा चेंज नहीं होती. फिर करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज, तो आप सबको मालूम है लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज बेटा क्या होता है? डिक्रीज. लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज क्या होता है? डिक्रीज, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बेटा बढ़ता है. टॉप टू बॉटम जाने पर साइज बेटा क्या होता है? इंक्रीज, क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ती है. अब देखो बेटा, फास्फोरस और सल्फर थर्ड पीरियड का है, नाइट्रोजन कार्बन सेकेंड पीरियड का है. तो पक्की बात है फास्फोरस और सल्फर का साइज नाइट्रोजन कार्बन से ज्यादा. फास्फोरस और सल्फर में बेटा किसका ज्यादा होगा? फास्फोरस का, क्योंकि फिफ्थ ग्रुप है, ये सिक्स ग्रुप है. कार्बन और नाइट्रोजन में बेटा किसका ज्यादा होगा? कार्बन का, फिर नाइट्रोजन का. PSCM देख लो कौन सा है आंसर? 4. 87 का देखो, आपको ढूंढना है बेटा D2 कॉन्फ़िगरेशन. देखो टाइटेनियम 3D2 4S2 होता है, वेनेडियम 3D3 4S2 होता है, क्रोमियम 3D5 4S2 होता है, सॉरी 4S1 होता है, मैग्नीज 3D5 4S2 होता है. आपको सबका TI डबल प्लस बनाओ जरा. सबका देखो बेटा 3D2 चाहिए. 3D2, इसका 3D2 बनना है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा. TI डबल प्लस का बेटा 3D2 हो. इसमें 3 इलेक्ट्रॉन निकालो बेटा, V ट्रिपल प्लस हो जाएगा. वेनेडियम का अगर 3D2 बनाना है तो बेटा 3 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा. मैग्नीज 5 1 6 बेटा, इसका आपको 3D2 बनाना है क्रोमियम का तो बेटा 4 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा. और मैग्नीज में 6 है तो इसमें बेटा आपको 7 है. आपको बेटा क्या बनाना है? 3D2, तो बेटा 5 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा. अब देख लो ये वाले ऑप्शन किसमें है? TI डबल प्लस पहला दूसरा तीसरा किसी में नहीं है. तो TI डबल प्लस, V ट्रिपल प्लस, CR प्लस 4, MN प्लस 5. 87 का बेटा 4. द पेयर ऑफ आयन इज कलरलेस. कलरलेस मतलब बेटा जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा. अब देखो Mn में बेटा क्या होता है? Mn डबल प्लस 3D5 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कलर्ड. ये बेटा 3D10 कलरलेस. देखो ये कलर्ड है और ये बेटा कलरलेस है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता है. अब Fe ट्रिपल प्लस 3D6 4S2, तो ये बेटा 3D5 है, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. इसमें भी बेटा 3D5 है तो ये भी कलर होगा, ये भी बेटा कलर होगा. अब देखो Zn डबल प्लस में 3D10 है,
नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। स्कैंडियम 3d 0 हो जाएगा, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो देखो बेटा इसका आंसर क्या हो गया, थर्ड, क्योंकि Zn डबल प्लस भी बेटा कलरलेस होता है क्योंकि 3d10 होता है। Sc ट्रिपल प्लस भी बेटा क्या होता है, 3d1 4, स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3d10 4s2, तीनों निकल दिया 3d0। तो आपका बेटा ये आंसर हो गया 88 का थर्ड। फिर नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर, देखो ये आपका कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन है। C2O4 का होल ट्वाइस, NH3 का, यहाँ कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर बेटा क्या प्लस। अब देखो ये बेटा किस टाइप का कंपाउंड है, MAA का होल ट्वाइस B2 है एक तरीके से। ठीक ठीक। तो बेटा देखो ऐसे क्वेश्चन में रेक्टिफिकेशन है कि जब बेटा ये आपका जनरल फार्मूला हो, तो देखो ये बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी शो करेगा, ऑप्टिकल भी शो करेगा। ज्योमेट्रिकल क्या शो करेगा, सिस और ट्रांस, और सिस वाला बेटा ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा तो D एंड L। तो टोटल आइसोमर बेटा कितने हो गए, ट्रांस एक हो गया, सिस के दो हो गए, टोटल बेटा कितना हो गया, 3 आइसोमर। ठीक। तो देखो ये वाला एक तरीके का है। तो देखो ये आपका सिस और ट्रांस दोनों शो करेगा, और सिस बेटा आपका कायरल है। तो ये बेटा अगर कायरल है आपके पास तो आपका क्या, अगर कायरल होगा तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, कायरल नहीं होगा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, सेवेंथ ग्रुप में इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी सबसे ज्यादा बेटा किसकी होती है, क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन। सही ऑर्डर है। सिक्स ग्रुप में बेटा ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा नहीं होती, वैसे सेकंड पीरियड की थर्ड पीरियड की सेकंड से ज्यादा होती है। सल्फर की बेटा सेलेनियम से ज्यादा फिर टेलरियम से, फिर बेटा ऑक्सीजन। ये भी ऑर्डर बेटा सही है। तो इसका करेक्ट आंसर बेटा क्या हो गया, थर्ड। 90 का आंसर बेटा थर्ड। ठीक है भाई, 90 का आंसर थर्ड। तो ये बेटा आज जो 15 ऑफ मार्च को आपका जो FST हुआ, उसका बेटा हमने और संजीव सर ने डिस्कशन किया। उम्मीद करते हैं कि बेटा हम दोनों लोगों के डिस्कशन से इस पेपर के रिगार्डिंग जो भी क्यूरीज होंगी बेटा वो आपकी सॉल्व हो जाएंगी। ओके बेटा, थैंक यू।